हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप समस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग थंबनेल पर देख लेंगे कि आज क्या होने वाला है। तो फाइनली आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले और टाइम बर्बाद ना करे और अपना क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक, आप लोग जानते हो कि आज 100 ऑब्जेक्टिव होगा साइंस का भी है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। तो क्यों ना उस क्वेश्चन को किया जाए, क्योंकि हमें जो है टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। फिर आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए और क्लास को अंत तक कीजिए। फिर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्लास कैसा रहा। ठीक, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। हाँ तो भाई आ गए हम अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको जो है फिर स्टार्ट कर दिए हैं भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एक चीज बता देते हैं भाई, पिछले दिन जो था ना कि हम ना क्लास नहीं कर पाए थे। ठीक, क्योंकि हमारा था एग्जाम और उसका क्लास हम लगाए भाई 6:30 सुबह में, लेकिन उस टाइम भी क्या हुआ, नेटवर्क कनेक्शन छूट गया, इसी की वजह से जो है भाई नहीं हो पाया था। तो कोई बात नहीं, अभी शाम में कर लेते हैं। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास। यहाँ पर देखो क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखो भाई 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी भाई, एक डायोप्टर होगी। क्या होगी, एक डायोप्टर होगी। ये भाई क्लियर रहता है। ठीक, तो एक डायोप्टर होगी, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, अच्छा रहेगा। कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व क्या होता है प्यारे बच्चों, मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व होता है 1/10 सेकंड का। क्या 1/10 सेकंड का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भाई दोष होना चाहिए, रोज लिखा गया। ठीक, रोज टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए भाई अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में भाई उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा कमान क्या होता है भाई, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन जब होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा कमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको देख लेते हैं, आप लोग का आवाज़ मतलब ये जो साउंड है वो क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक, तो एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। तो भाई साउंड क्लियर है। ठीक, आप लोग क्लियर भी सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस क्या है भाई, गोबर गैस एक प्रकार का जो है वो बायोगैस है। क्या है, बायोगैस है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही आंसर है। अगला देखेंगे, कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्या कहेगा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है प्यारे भाई, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही आंसर है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो है प्यारे साथियों वो बनता है अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए भाई अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में भाई आप लोग जानते हो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अभी जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन अभी ऊपर में किए हैं, आप लोग को पता ही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक, अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले ताकि क्लियर दिखे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक भाई डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को भाई किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला चलेंगे, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को के निलंबन को क्या कहा जाता है। किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलॉइड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक,
अगला चलेंगे, अगला क्या कह रहा है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है भाई, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है, क्लियर देखो, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो 50 से 100 ओम के बीच होता है, ठीक, 50 ओम से 100 ओम के बीच होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा भाई यहाँ पर जो है, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन को और ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर रहने देते हैं, क्वेश्चन को, ठीक, क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं भाई, भाग जाता है क्वेश्चन, आए क्वेश्चन भाग क्यों जाते हो। अब ठीक है, कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध आर निकालने के लिए आपको जो है प्यारे बच्चों वोल्ट में आई से भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो वोल्ट आपका कितना दिया हुआ है भाई, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और आपका जो ए है यानी कि आपका जो है धारा, विद्युत धारा वो कितना है भाई, 2 एम्पियर है, तो 2 एकम 2 और 2 11 है, 220 हो जाएगा, ठीक। तो 1 सेकेंड भाई, यहाँ पर जो है आपका 110 ओम आ रहा है, ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो गया भाई, 110 ओम, ठीक। तो 110 ओम आपका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अब देखो ये ओम के नियम से है, ठीक, ये किसके नियम से है, ओम के नियम से, क्योंकि आपको ओम के नियम हमने बताया था, उसमें क्या बताया था भाई, आई आर होता था, क्या आई आर इक्वल टू क्या होता था, भी इक्वल टू आई आर, ये चीज होता था ना, भी इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम कहता है, ठीक, भी इक्वल टू आई आर ये ओम का नियम कहता है। तो ओम के नियम पर आधारित करके आपको जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, ठीक। तो इसमें आपको प्रतिरोध यानी कि आर निकालना है, आर जब निकालिएगा तो भी बटा आई करना पड़ेगा, ठीक, भी बटा आई कीजिएगा तब आपको आर निकल जाएगा, ठीक। तो भी आपका वोल्ट हो गया, ठीक, 220 वोल्ट, और आई यानी कि एम्पियर, ठीक, यानी कि धारा, विद्युत धारा को एम्पियर से सूचित किया जाता है, तो 2 एम्पियर आपका विद्युत धारा है। तो ऊपर में आप 220 लिखिएगा और नीचे में 2, तो 2 से काटिए तो 110 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 110 ओम जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक। तो आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को जब आप समांतर क्रम में जोड़िएगा तो तुल्य प्रतिरोध एन आर होगा, क्या होगा, एन आर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको एन आर दिख रहा होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो आर और एन का गुणनफल हो जाएगा, ठीक। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आर और एन का गुणनफल हो जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम निहित है, ओम के नियम अभी जस्ट हमने बताया, भी इक्वल टू आई आर, क्या, भी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ओम का नियम, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्या कह रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक भाई एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को भाई जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। भाई निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, क्या कहते हैं, निर्गत कोण, ठीक। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण अगर कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप लोग वहाँ पर टिक लगाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा भाई निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा है भाई निर्गत कोण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। अब फटाफट से बताओ भाई धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं भाई आमीटर, क्या कहते हैं, आमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से प्यारे साथियों डिश धारा और प्रतिआवर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको दोनों धाराएं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, क्या कह रहे हैं, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक भाई कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा भाई, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ना सौर ऊर्जा। क्या, सौर ऊर्जा जो है आपका प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक। सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है।
आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक पेज, साधारण पेज में कितने सतह से घिरा होता है? एक साधारण पेज में जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में भाई टंगस्टन का उपयोग होता है। किसका? टंगस्टन का। ठीक, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनता है उसमें टंगस्टन का उपयोग होता है। आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला चलेंगे क्या कह रहा है भाई? अभिनेत्र लेंस की अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। भाई अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो वो पक्षमावी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं पक्षमावी मांसपेशियां। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखो भाई जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग मुंह पर यानी कि क्या इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि आप लोग की जुबान पर आ जाइए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तक जैसे हम आपको क्वेश्चन देखते हैं आंसर बताते हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को जुबान पे आ जाना चाहिए और आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आओ। ठीक, ताकि हमें भी भाई अपनी मेहनत का फल मिल सके। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई आप लोगों के पीछे। ठीक, तो आप लोग भी अपनी मेहनत को थोड़ा सा जोर लगाइए और अपने आगे आने वाले भविष्य को बनाइए। ठीक, तो अपना भविष्य भाई अपने ही हाथों में रहता है। ठीक, दूसरे के हाथों में नहीं रहता है। ठीक, तो आगे चलेंगे क्या करें? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से भाई अविलय लवण प्राप्त होता है। कैसा? अविलय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन को तो भाई जूम आउट करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक, क्लियर आ गया? ये क्या कह रहा है? अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक, तो इसका ऑप्शन भी देख लिया जाए भाई। इसको धातुकरण कहा जाना चाहिए। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको धातुकरण कहा जाता है। ठीक, हालांकि देख लेते हैं भाई धातुक्रम दिया हुआ है तो धातुक्रम भाई क्लियर आंसर है धातुक्रम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका धातुक्रम आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना है ये भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, इसमें से जो होता है ना ऊष्मा निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक, तब साग सब्जियों को गला करके क्या बनाया जाता है? कंपोस्ट। जब कंपोस्ट खाद बनता है तो उस टाइम ऊष्मा यानी कि भाप जो होता है उसके अंदर का ऊर्जा जो होता है ऊष्मा के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको ऊष्माक्षेपी दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलेंगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? भाई लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा? तो वो NO2 और O2 प्राप्त होता है। क्या? NO2 और O2। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको NO2 और O2 एक साथ है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सही है भाई? यहाँ पर जो है एक सूत्र दिया हुआ है, मतलब एक नाम दिया हुआ है किसी एक पदार्थ का। ठीक, उसका जो है केमिस्ट्री में नाम दिया हुआ है। अब ये नाम चूज करो कि इसमें कौन सा नाम सही है, ये चूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर भाई Na2CO3 और 10H2O जो है ऑप्शन नंबर बी में ये आपका सही है। ठीक, ये आपका सही है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, Na2CO3 10H2O। ठीक, अगला चलेंगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? कौन विजातीय यौगिक है प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ। विजातीय यौगिक पूछ रहा है भाई, फटाफट से बताओ विजातीय यौगिक इसमें से कौन है? इसमें से विजातीय यौगिक है भाई आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका विजातीय यौगिक है क्योंकि ये भाई रंगने का काम आता है। ठीक, ये रंगने का काम आता है, जबकि संगमरमर, खरिया, चूना पत्थर ये सभी पत्थर है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका पत्थर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक,
अगला चलेंगे, क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखो भाई, जब 7 से कम आएगा पीएच मान, ठीक, तो उस टाइम क्या हो जाता है भाई, वो अम्लीय मान देने लगता है, ठीक। और जब 7 से अधिक जाएगा मान तो वो क्षारीय मान देने लगता है, ठीक। तो यहाँ पर भाई 7 से कम 2 है, 7 तो भाई उदासीन का देता है, और 6 7 से कम है, तो ये सभी अम्लीय के लिए, ठीक। लेकिन क्षारीय के लिए भाई 7 से अधिक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 13 देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्षारीय के लिए है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा दूर में खिंचा गया है। जूम आउट हो जा। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्लियर दिख रहा है ना, जूम आउट किए जो क्वेश्चन को, हमें लगता है क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं भाई, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, फटाफट से बताओ। इस अभिक्रिया को कहते हैं भाई क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो उस टाइम जो ये प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, अब इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, सॉरी जूम इन कर लिए, जूम आउट नहीं। कह रहा है कौन सा धातु अपने कमरे के ताप पर, कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन भाई कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला चलेंगे, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं भाई, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे भाई, फटाफट से बताओ। यहाँ सोल्डर होना चाहिए, क्या सोल्डर, तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। अब इसमें भाई लिथियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है, ठीक, और धातु के बजाय लिथियम को जो है चाकू से आप काट सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो लिथियम को आप चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, भाई एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा आबंध होता है ये पूछ रहा है, ठीक। तो भाई आबंध, भाई आबंध मतलब समझते हो, बॉन्ड, क्या बॉन्ड। तो एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, ठीक। तो जिनमें आप पूछ रहा है कितने आबंध मौजूद है भाई, 2 आबंध मौजूद है, तो जिनमें, अब यहाँ तो भाई ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार भाई आपको लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें भाई ऑप्शन के अनुसार जो है देखा जाता है, ठीक। तो एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो 2 आबंध मौजूद है, जिनमें क्या है भाई, एक सिग्मा एक पाई आबंध है, हाँ भाई ये ठीक है ऑप्शन। भाई अब बताते हैं इसमें क्या, जब 2 आबंध रहेंगे, ठीक, तो 2 आबंध यानी कि 2 बॉन्ड इस प्रकार से रहता है, जब 2 बॉन्ड रहता है या फिर कहिए इस प्रकार से बॉन्ड रहता है, इस प्रकार से बेंजीन, आप देखो बेंजीन इस प्रकार से बनता है, ठीक। बेंजीन की आकृति जो होती है इस प्रकार से होती है, तो उसमें जो होता है बेंजीन में ये ऐसे होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड मिला करके जो है बेंजीन बनता है, ठीक। तो इसमें जहाँ डबल बॉन्ड बनता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर जैसे ये जो बन रहा है बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है 2 आबंध बन रहे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड बन रहा है, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, देखो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, यानी कि डबल बॉन्ड है, ठीक। तो जब डबल बॉन्ड रहता है तो उस टाइम एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, यानी कि एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। अब क्लियर समझ गए होंगे। जब 2, देखो भाई, जब 1 बॉन्ड रहेगा तो उस टाइम सिग्मा, 2 बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक। और जब 3 बॉन्ड रहेगा, ठीक, जब 3 बॉन्ड रहेगा तो उस टाइम क्या होता है भाई, 3 सिग्मा, ठीक। यहाँ पर 2 सिग्मा होना चाहिए भाई, यहाँ पर 2 सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा होगा। जब 3 बॉन्ड होगा तो उस टाइम 3 सिग्मा हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये सब आप लोग समझ करके रखो, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है इथेन कितने सहसंयोजक आबंध है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, इथेन में भाई कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इथेन में भाई 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, किसका, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेम दिया हुआ है एल्केन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक।
आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तूतिया का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता होगा भाई, फटाफट से बताओ। CuSO4 5H2O, याद आया कुछ? CuSO4 5H2O, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी को दग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी को उदग्र स्तंभों को भाई वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। उदग्र मतलब क्या भाई, खंबा की तरह जो खार रहता है उसको वर्ग, और क्षैतिज इसको बोला जाता है। ठीक, क्षैतिज इसको बोला जाता है। तो उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, जो इस प्रकार से खंबे की तरह रहता है, और क्षैतिज इस प्रकार से रहता है समांतर की तरह। ठीक, तो इसको क्षैतिज बोला जाता है और उसको उदर्ग, इसको उदर्ग और इसको क्षैतिज। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। तो उदग्र स्तंभों को भाई बोला जाता है वर्ग। क्या बोला जाता है? वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है भाई, फटाफट से बताओ। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? सॉरी, धातु है या फिर गैस है या फिर अम्लीय धातु है या फिर क्षारीय धातु है या फिर मिश्र धातु है, ये बात बताना है। ठीक, या फिर अक्रिय गैस है, फटाफट से ये बात बताना है। आप लोग बताओगे या फिर बता दें? ये भाई आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य है ना, वो क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देख रहा होगा भाई क्षारीय धातु, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, क्या कह रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट के अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट के अनुसूत्र को बढ़ाओ फटाफट से। सोडियम कार्बोनेट के अनुसूत्र होते हैं भाई Na2CO3। क्या? Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला चलेंगे, अगला क्या कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे भाई, फटाफट से बताओ। आप लोग जानते हो, हम भी जानते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं भाई यहाँ पर एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और वहीं पर OH रहता तो वो हो जाता भाई अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। क्या हो जाता? अल्कोहल। ऐसे OH लगा रहता तो वो अल्कोहल हो जाता है। ठीक, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये बात। ठीक, ये बात क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोरतम तत्व है भाई, इसमें जो सबसे कठोरतम तत्व है वो हीरा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है भाई, फटाफट से बताओ। अक्रिय तत्व, इसमें अक्रिय तत्व कौन है? यहाँ जो दिया गया है कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन, ये चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अक्रिय तत्व पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें अक्रिय तत्व भाई हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम होगा। बस इधर से जो आता है बाएं साइड से, सिर्फ बाएं साइड में एक ही है हीलियम जो कि अक्रिय तत्व है। उसके बाद जितने भी अक्रिय तत्व है वो दाएं साइड में आता है। ठीक, जब आवर्त सारणी बनता है इस प्रकार से तो उसमें जो है बाएं साइड में जो आता है वही अक्रिय तत्व होता है। ठीक, ये जो सॉरी दाएं साइड में जो आता है वो अक्रिय तत्व हो जाता है। ठीक, और उसके ये जो लास्ट वाला ये है, इधर पूरा अक्रिय तत्व रहेगा। इधर से बस एक अक्रिय तत्व रहता है जो कि यहाँ पर रहता है, जो कि हीलियम है। ठीक, और ये आवर्त सारणी का जो है एक चार्ट रहता है इस प्रकार से। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। इसमें अक्रिय तत्व हीलियम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलिए, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी, क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार एक ही है, वो है परमाणु संख्या। ठीक, क्या है? परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला चलेंगे, कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है भाई, अभी जस्ट पढ़े, अक्रिय तत्व है। आगे चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है भाई? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं भाई? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में भाई 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। 18 वर्ग ही है भाई, थोड़ा सा याद करने दो भाई। हाँ, 18 वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 50 नंबर हो गया, 53 भी हो गया, 54 नंबर पर चलेंगे ना। 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? यही क्वेश्चन है भाई। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा भाई? उदासीन विलयन जो रहेगा उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। ठीक, 7 के बराबर होगा या फिर 7 का ये होगा। ठीक, तो 7 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना 1970 ईस्वी में प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलेंगे, क्या कह रहे हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है भाई। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक,
आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। भाई किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलेगी, वो मुकुलन में निकलेगी। किसमें, मुकुलन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्या कह रहे हैं, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। भाई मनुष्य में वृक्क भाई उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, क्या कह रहे हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। भाई स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों चीज आवश्यक है। तो यहाँ पर सभी, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। भाई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। किससे, जल से। वैसे तो पत्तियों से निकलता है, लेकिन पत्तियों से जल निकलता है, फिर जल से बाहर निकलता है क्या भाई, फिर जल से निकलता है बाहर ऑक्सीजन। ठीक, तो पत्तियों से निकलता है जल, जल से निकलता है ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन में पत्तियां दिया ही नहीं है। देखो भाई ऑप्शन में पत्तियां नहीं दिया है, इसलिए जल से लगाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन इनमें कौन है भाई, फटाफट से बताओ। इनमें पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। ठीक, साइटोकिनिन लिखा हुआ है, साइटोकाइनिन हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, साइटोकाइनिन। अगला चलेंगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं भाई, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं साइनेप्टिक दरार। क्या, साइनेप्टिक दरार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला देखते हैं, क्या कह रहा है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। भाई फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है, फटाफट से बताओ। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला चलेंगे, क्या कह रहा है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है भाई, अमीबा में होता है। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला चलेंगे, क्या कह रहे हैं, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में भाई रेक्टम जो है अवशेषी अंग है। क्या है, रेक्टम जो है अवशेषी अंग है। क्लियर है ना भाई, नहीं भाई अपेंडिक्स अवशेषी अंग, अपेंडिक्स। रेक्टम से तो भाई जो अवशेषी पदार्थ है वो बाहर निकलता है। ठीक, तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला चलेंगे भाई, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता श्रेणी में भाई हम यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसमें हम उपभोक्ता श्रेणी में किसे रख सकते हैं भाई, हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, ये नहीं, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। भाई ये तीनों एक कैटेगरी का आते हैं। ठीक, ये जो तीनों है ए, बी और डी, ये एक कैटेगरी में आते हैं, अलग कैटेगरी में आता है जंगली जानवर। तो यहाँ पर उपभोक्ता श्रेणी में हम जंगली जानवर को रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला चलेंगे, क्या कह रहा है अगला कि निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ इसमें से कौन है भाई, कौन है इसमें से, फटाफट से बताओ। सूखे घास पत्ते होगा। ठीक, सूखे घास पत्ता, क्योंकि पॉलीथीन आपको जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में है वो आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहे हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है भाई, हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या कहते हैं भाई, अंडा से। क्या कहते हैं, अंडा से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, स्त्री केसर के आधारी भाग को अंडा से कहते हैं। ठीक, पराग कोष में बाह्य होते हैं। पराग कोष में बाह्य होते हैं भाई, वर्तिका होना चाहिए, सॉरी परागकण है। पराग कोष में बाह्य क्या होते हैं, बाह्य दल परागकण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन फिर से देख लो, क्या कह रहा है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में होते हैं भाई परागकण। क्या होते हैं, परागकण। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। भाई एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा भाई, फटाफट से बताओ। एमिनो अम्ल के विखंडन से भाई बनेगा CO और NH3। क्या, CO और NH3। चूंकि बी और सी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, यहाँ तक भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताओ। थोड़ा सा फिर सर्दी जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं, इतना इतना चलते रहता है। अगला 72 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा भाई स्त्री और पुरुष, सॉरी स्त्री में पाया जाएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा हमें जहाँ तक ख्याल है स्त्री में पाया जाएगा, और यहाँ ही पाया जाता है। ठीक, क्योंकि पुरुष से भी तो स्त्री में ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, वो स्त्री में पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्या कह रहा है कि मानव शरीर में किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म
गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के सामान्य कोशिका में जो है गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मानव शरीर के सामान्य कोशिका में जो गुणसूत्रों का युग्म होता है वो 23 जोड़ा पाया जाता है, 23 जोड़ा। तो कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला चलेंगे। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं भाई। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि हिरन जो होता है वो घास फूस खाता है। तो ये पहला उपभोक्ता है जो घास फूस खाता है, और जो हिरन को खाएगा वो दूसरा उपभोक्ता हो जाएगा, और जो दूसरा उपभोक्ता खाएगा वो तीसरा उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। वहीं पर पेड़ पौधा जो है वो उत्पादक हो जाता है। क्या? उत्पादक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, क्लियर होगा। आगे चलेंगे। क्या कह रहे हैं? फूल का कौन सा भाग, यानी पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? भाई पुष्प का भाग होता है अंडाशय, वो अंडाशय जो है वो फल बनाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है भाई? जल का वहन करने के लिए। ठीक, जल का वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन उत्पादक है? इसमें उत्पादक पूछ रहा है। निम्न में से कौन उत्पादक है? इसमें भाई उत्पादक घास है। क्या? घास है उत्पादक इसमें। ठीक, घास क्या है? उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हम अभी कुछ देर पहले बताया कि घास मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक में आते हैं। तो यहाँ पर भाई घास जो है एक तरह से पौधा है। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा भाई? उत्पादक में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलेंगे। क्या कह रहा है? निम्न में से एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु भाई इसमें से कौन है भाई? केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भाई किसके द्वारा होता है? फटाफट से बताओ। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भाई फूलों द्वारा होता है। ये बच्चा भी बता देगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 80 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? इसमें भाई उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या? वृक्क उत्सर्जी अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। फिर भाई फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो अब अगले दिन करेंगे ये वाला। ठीक भाई, वैसे तो यहाँ पर जो हम PDF बनाए हैं ना उसमें 400 क्वेश्चन है। ठीक, कितने क्वेश्चन है भाई? 400 क्वेश्चन है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो बता देते हैं, लेकिन सभी के जो है ऑप्शन नहीं लिखाया है। ठीक, यहाँ पर देखो भाई ऊपर जा रहा है, यहाँ पर 130 के बाद जो है ऑप्शन नहीं लिखा है। 129 आ गया, 130 आया, इसके बाद 131 देखो भाई ओनली फॉर क्वेश्चन लिखाया हुआ है, ऑप्शन नहीं लिखा है। तो इस सभी का ऑप्शन लिखाएगा तो एक बार फिर इसका वन शॉट लेंगे पूरे 400 क्वेश्चन का। तो जब 400 क्वेश्चन का पूरे 400 क्वेश्चन का वन शॉट लेंगे ना तो वो क्लास छोड़ना मत। देखो भाई 399 400 आ गया, पूरे 400 क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ तक आज क्लास कर लिए, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे क्लास को। तो क्लास समझ में आया तो भाई इसको क्या करना भाई, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, क्योंकि इस टाइप के आपको भाई क्लास मिलता रहेगा हर टाइम। बस ध्यान रखना कि आपको 6 बजे शाम में ये क्लास गिरता है, रोज़ 6 बजे शाम में। कभी कभी ऐसा आ जाता है सिचुएशन, जैसे मेरा एग्जाम आ गया तो उस दिन क्लास नहीं हो पाता है। ठीक, तो वैसे हम कोशिश करते हैं भाई क्लास दिए, लेकिन टाइम जब नहीं बचता है ना एग्जाम में, भाई किसको टाइम बचता है सो पहले बताओ। और मेरा एग्जाम आ जाता है तो इसलिए टाइम उस दिन नहीं बच पाता है जिस दिन एग्जाम रहता है, तो उस दिन कभी कभी नहीं हो पाता क्लास। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग क्लास रेगुलर दें, हमारा यही कोशिश रहता है कि आप लोग क्लास रेगुलर दें। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसी आ जाती है बातें जिसमें जो है रेगुलर नहीं हो पाता है, मतलब वो एक आध दिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो उसमें नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भाई आप लोग माफ़ कर दिया कीजिए। ठीक, और चैनल पर भाई पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना भाई, यहाँ तक क्लास की हो तो। ठीक, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और भाई अपने अगल बगल के सभी भाई बहन को ये भाई क्लास शेयर कर दिया करो। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक, बाय बाय, टाटा। क्लास खत्म नहीं हुआ भाई, खत्म हो जा खत्म।